अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट आर रिपोर्ट इन अ रिसर्च। तो हम अपनी रिपोर्ट की राइटिंग के लिए क्या चीज़ जो है वो फॉलो करते हैं, हमारी रिपोर्ट एक्यूरेट कैसे आती है, ये वाली चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एनी स्कूल, तो आपको जो अपनी रिसर्च राइटिंग के लिए जो गाइडलाइन स्कूल की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से मिली हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है अपनी राइटिंग को एक्यूरेटली चलाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, और उनका एक अच्छा इंप्रेशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इंस्टीट्यूट होता है। तो हम अपना जो है वो रिसर्च के बारे में जानने के लिए कि क्या फॉर्मेट होता है, कि एपीए के असूल को, ये का क्या मेथड है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हम कैसे अच्छा एक रिपोर्ट राइटर बन सकते हैं, क्या जा सकते हैं। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है, रिमेम्बर करना होता है कि हम किस तरह की ऑडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने इसी ऑडियंस को क्यों प्रेफर किया है, और इस ऑडियंस के लिए क्या जो तरीकाकार है वो बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसा सैंपल है जिसमें हमने ऐसे लोग लिए हैं जो एजुकेटेड नहीं है, तो हम उनसे थ्रू इंटरव्यू जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो उनकी ही लैंग्वेज में होगा। हम कोई सेकंड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको उसके बारे में नहीं पता। लेकिन उनके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, और जैसे कि साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो हमारे प्रोटोकॉल्स को मैच नहीं करती। तो हम उनके हिसाब से जो अपना रिसर्च का डिज़ाइन जो है वो बना लेंगे, मिले और हमारी रिसर्च रिपोर्ट अच्छी जाए। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल्स के दरमियान, उनका कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हुई जो रिसर्चेज हैं, जो कंक्लूजन्स बने हुए होते हैं, जो थीम्स बने हुए होते हैं, जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी होती है। और फिर हमने देखना होता है कि हम कौन सा रिसर्च टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च रिपोर्ट में। हम स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। रिसर्च रिपोर्ट का स्ट्रक्चर, तो हर एक रिपोर्ट का एक टाइटल होता है, चाहे वो रिसर्च रिपोर्ट हो या फिर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो। कोई भी रिपोर्ट है जिससे हम कोई ना कंक्लूजन निकाल के किसी एक चीज के बारे में बता रहे होते हैं, कि तो इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च का क्या फॉर्मेट है। तो हमारे पास जो टाइटल पेज है वो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च होना चाहिए, कि अगर हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हम लिखेंगे, उस स्कूल का जो है हवाला देंगे, स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, और जिस सब्जेक्ट से मुतल्लिका वो रिसर्च है उसका, उसके बारे में बताएंगे, और हम उसका थीसिस का डिटेल बताएंगे कि फर्स्ट पेज पे। तो हम उसको टाइटल पेज कहेंगे, कि हमारी जिसमें बताया जा रहा होगा कि फलां यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिसर्च की जा रही है, और फलां इंस्टीट्यूट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ सैंपल और एज अ पॉपुलेशन। फिर हमारे पास आ जाएगा कंटेंट पेज। कंटेंट पेज में हम लिखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने रिसर्च रिपोर्ट में। तो उसकी सब चैप्टर है तो उसकी सब हेडिंग्स के उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ होता है ना। तो फिर हम उनकी सब हेडिंग्स के इसमें ये वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। फिर रिसर्च मेथड है तो ये रिसर्च मेथड इस्तेमाल किया गया, ये सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल की। इस तरह हमारे पास हेडिंग्स होती हैं हर चैप्टर की, और उसकी सब हेडिंग्स भी मौजूद होती हैं कंटेंट पेज में। लिस्ट ऑफ लिस्ट में साथ में उनके जो टेबल्स होते हैं, जो चार्ट्स बनाए होते हैं, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की होती है, उसके नंबर्स, उनके जो सेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी एक लिस्ट बना रही होती है। उस लिस्ट को क्या कहते हैं? लिस्ट ऑफ इलिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि टेबल नंबर 1 में ये बताया गया है, टेबल नंबर 2 में 3 1 और उसका टाइटल, टेबल नंबर 2 और उसका टाइटल इस तरह भी लिखा जाता है। और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी डिमांड ये भी होता है कि टेबल नंबर 1 और पेज नंबर, टेबल नंबर 2 और पेज नंबर साथ में इस तरह भी लिखा जाता है। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। एक्नॉलेजमेंट में जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो हम उन लोगों को डिस्कस करते हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन टीचर्स का, एम्प्लॉयज का, उन पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने हमारी रिसर्च कंडक्ट करने में, उसको अच्छा बनाने में मदद की होती है। अब्स्ट्रैक्ट एक समरी होती है हमारी पूरी रिसर्च रिपोर्ट कंक्लूजन। ये एक ऐसी चीज होती है कि हमें पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम 12 लाइनें होती हैं और उसी से हमें पता चल रहा होता है कि ये रिसर्च किस बारे में थी और क्या फाइंड करी है, कौन सा मेथड इस्तेमाल हुआ है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम ड्यूरिंग द वर्क डे बात करें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी हम अंदाजा कर सकें, कि बजाय कि पूरा आर्टिकल पढ़ के हमें समझ आए कि क्या रिसर्च की गई है इसमें, हम वो सब्जेक्ट या इंटरेस्ट से मुतल्लिका है तो हम उसकी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है और उसमें हम अपने
एम्स लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, टर्म्स की डेफिनेशन लिखते हैं जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए होते हैं, और ऑर्डर स्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर बात करते हैं। और इसको इस तरह की इंटर रिलेटेड है, इसकी प्रीवियस रिसर्चेस मौजूद है, ये सारा हम इंटर रैशनल गिव करते हैं, वहां पर भी हम रेफरेंस देते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंस, ताकि वो जिससे हमारी जो एक्यूरेसी ऑफ द वर्क है उसको इम्पैक्ट हो। फिर हमारे पास आ जाता है बैल्स को इस्तेमाल करते हुए जो रिसर्चेस हुई हैं उनको देखते हैं, उसमें ऐड करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने अपने इन्वायरमेंट से किया होता है, जो दे रहा होता है इस रिसर्च को कंडक्ट करने में, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो हम उसका जो भी हमने पढ़ा होता है, जो हमने एक आइडिया लिया होता है, उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं इसमें, बैकग्राउंड में हमने वो सारी चीजें बतानी होती हैं। तो अगर आपने किसी ने उसको रीफ्रेजिंग या अपने अल्फाज इस्तेमाल करने, वो प्रेजुडिज्म कंसीडर नहीं होगा। तो जब भी हम रेफरेंस वगैरह देंगे तो फिर वो एक स्टैंडर्ड होगा, तरीकाकार के हमने वो बात और उसका रेफरेंस दे दिया, तो अब वहां पर जाके जब कोई भी बंदा आपकी रिसर्च पढ़ रहा होगा तो वहां पर जब रेफरेंस जाके देखेगा तो फिर उसको उसकी बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग होगी और वो उसके डिटेल स्टडी कर सकेगा। में हम जस्टिफाई करते हैं कि हमने कौन सा रिसर्च मेथड इस्तेमाल किया, कितना लंबा प्रोसीजर था, कितनी गहराई में इसके थ्रू स्टडी हुई, किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, पॉपुलेशन क्या थी, सैंपल क्या था, जो हमारे पास पॉपुलेशन थी वो हमने किन बेसिस पर ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ग्रुप, या फिर हमने अडल्ट का लिया, मेच्योर का लिया, एम्प्लॉयज का लिया, जॉबलेस का लिया। तो इस तरह हमने जो भी रिसर्च मेथड इस्तेमाल की, वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में, और हम किस तरह पॉपुलेशन को चूज करते हैं या सैंपल को चूज करते हैं, और रिकॉर्डिंग और एनालिसिस वीडियो बन चुकी हैं, और अब बस इनके रिपोर्ट राइटिंग का जो है वो तरीकाकार बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो फाइंडिंग एंड एनालिसिस, जो भी हमारे डेटा कलेक्ट होता है उसमें से हमें क्या फाइंडिंग हासिल हुई, और हमने जो है वो क्या एनालिसिस नेचर का क्या कंक्लूजन निकला है, उसका हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, फाइंडिंग्स को डिफाइन करना होता है, डिटेल में उन्हें बताना होता है कि इस प्रूफ की वजह से इतना कोरिलेशन आया, और इस कोरिलेशन की वजह से हम बताया ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है नहीं है। तो हम इस एनालिसिस के सेक्शन में उस सारी को बता देते हैं कि रिग्रेशन की लाइन पर एक्स डिपेंडेंट है वाई पर, इस तरह का रिजल्ट आया है, तो फिर इसका मतलब है कि एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट कर रहा है, या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से डिफरेंस है। तो हम जो भी फाइंडिंग आएगी उसको डिटेल में बताएंगे। कंक्लूजन से हमें पता चलेगा कि जो भी हमारी ग्राफ बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि हमने जो ऊपर लिखा था ना, हमने एनालिसिस लिखा था कि हमें कोरिलेशनल स्टडी थी, और उससे हमें ये पता चला कि ये दोनों वेरिएबल्स इंटर रिलेट कर रहे हैं, तो रिग्रेशन की स्टडी हमने की। फिर उसके बाद हम उनमें से एक कंक्लूजन आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सी हमारे पास वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट हो रहा होता है, मोस्टली हमारी रिसर्च रिपोर्ट में 3 और 4 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे थे। तो हम कंक्लूजन एक आइडेंटिफाई करते हैं, तमाम फाइंडिंग्स और एनालिसिस को मिला के जो बनता है वो हमारा कंक्लूजन होता है। तो फिर हम उसको यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कंक्लूजन के हेडिंग के अंदर। रिकमेंडेशन मोस्टली हमारी ऐसी रिपोर्ट्स में, ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स एकेडमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। एकेडमिक्स में जो भी हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं उनमें रिकमेंडेशन इसलिए भी जरूरी है कि हमें फर्दर बेहतर इन्वायरमेंट करने की, बेहतर चीजें करने की जो है वो गाइडलाइन मिलती रहे। एकेडमिक लेवल पर नहीं है तो फिर भी हम रिकमेंडेशन का सेक्शन रख सकते हैं। फर्दर रिसर्च डायरेक्शन, कोई भी रिसर्च जो भी हम कंडक्ट करते हैं वो हमें एक मजीद डायरेक्शन दे रही होती है, क्योंकि हम उसका सारा पिछला लिटरेचर भी पढ़ चुके होते हैं कि ये कहा गया है, हम ये यूनिकनेस है इसमें, ये कर लेते हैं। तो जब हम अपनी फर्दर ये काम भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, हमें एक नई चीज मिल जाती है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, तो वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है कि फर्दर इसमें ये स्टडी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि कोविड का बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट है, सोशल रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट है, बहुत सी स्टडी कंडक्ट हुई है, लेकिन हमने कोविड के बाद जो है वो रिसर्च स्टडी कंडक्ट नहीं की। अब देखें, प्री प्यारे वफात पा रहे थे और उनका जो है वो एक इमोशनल डिस्टरबेंस का स्टेज चल रहा था बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो उसके बाद जब कोविड की रिकवरी हो, उनका क्या बिहेवियर है, उसमें कितनी मॉडिफिकेशन आई, उनको कितना हेल्प आउट किया गया, इसके बारे में हमारी कोई रिसर्च नहीं है। तो हमें वहां से जो हमने पहले रिसर्च किया वहां से हमें फर्दर रिसर्च की जो है वो एक गाइडलाइन मिल रही है। तो फर्दर रिसर्च 2 3 4 जितनी भी रिकमेंडेशन आपको महसूस हो अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हुए, तो आप जरूर दें। ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्प्रेशन आता है कि जो भी रिपोर्ट राइटर है वो एक इंटरेस्टेड होकर काम कर रहा है और उसको फर्दर काम करने ही फर्दर डायरेक्शंस फाइंड करता है। रेफरेंस सेक्शन में हम बताते हैं कि हमने जो रिपोर्ट बनाई है वो हमारी जो है वो किस रेफरेंस से हमने फाइंड आउट किया, लिटरेचर रिव्यू, हमने ये मेथड क्यों इस्तेमाल किया, इस चीज का भी तो देना होता है ना रेफरेंस। और इसका हम एक स्पेसिफिक तरीका है एबीए के 7th मैनुअल के मुताबिक, इसका एक स्पेसिफिक तरीका है कि अगर हम रेफरेंस लिखें
तो उसके जो है वो सब ऑथर्स के सरनेम अल्फाबेटिकली जो है वो सबसे पहले लिखे जाएं, फिर इटैलिक हो बुक का नाम। और इस तरह अगर आप एपीए का मैनुअल पढ़ेंगे ना 7th एडिशन, तो उसमें आपको बेहतर तौर पर गाइडलाइन मिल जाएगी। उसके टैरो के नाम से है, तो उससे भी हम एपीए के मैनुअल के मुताबिक जो है वो रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। बेशक वो अपने इंडेक्स रेफरेंस ऐड करना है या फिर एट द एंड ऑफ द रेफरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो करना है। तो उस रेफरेंस से ये होता है कि हमारी जो जो भी हम रिपोर्ट राइट कर रहे हैं उसके बारे में एक्यूरेसी मिल जाती है, एक्यूरेट हो जाता है। और हम वो होता है सैंपल चूज किया होता है। और हमारे पास प्रीवियस रेफरेंस की पहले भी ये बात साबित हो चुकी है, पहले इस तरह बात साबित हुई है और अब ये इस तरह चेंजेस के साथ हो रही होती है। बिbliography नहीं लिखी जाती, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फॉर द सेक ऑफ देयर एचओडीज बियोग्राफी का सेक्शन ऐड करवाते हैं। वो यूनिवर्सिटी की यूज के लिए होता है। अगर हम देखें तो हमारी मोस्टली रिपोर्ट्स जो हैं वो बिbliography के बगैर होती हैं। और ये देखेंगे इस तरह बिbliography का रेफरेंस ऐड किया जाता है। और अगर हम अपने वर्ड में चाहें तो हमारे पास उसमें भी होता है कि हम अपना बिbliography का रेफरेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। अपेंडिसेस, अपेंडिसेस में हमने जो भी स्केल, असेसमेंट स्केल, टूल जो भी हमने असेसमेंट पर्पज के लिए डाटा कलेक्शन के जो भी हमने प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया वो हमने उसका ट्रांसलेटेड वर्जन यूज किया, तो हमने अपेंडिसेस में वही लगाना है। ठीक है। और हमने जो है वो रिपोर्ट को इस तरह लिखना है कि हम जब लिख रहे हों तो मोटिवेटेड हों। हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स हैं उस पे हमारी पर्सनल थॉट्स का, पर्सनल आइडियाज का इम्पेक्ट नहीं आ रहा, उसमें अपने जो पर्सनल थॉट्स एंड बिलीव्स हैं उसका इम्पेक्ट ले आएंगे, तो वो फिर हमारी रिपोर्ट इतनी एक्यूरेट नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी जो लॉजिकल लर्निंग है करने में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जो भी होता है, तो हमारे पास जो नॉलेज आती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। हर बंदे का बिलीव डिफरेंट होता है। तो हमने सिर्फ उस चीज की बात करनी होती है जो चीज हमें एज अ प्रूफ, एज अ सैंपल कलेक्शन डाटा हमारी रिपोर्ट हमें बता रही होती है, उसी को हमने बताना होता है। ठीक है। जितने इंटरेस्ट के साथ आप रिपोर्ट लिखेंगे, जितने आप आसान वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे अपनी रिपोर्ट में, उतना ज्यादा आपका अच्छा रिपोर्ट जो होगा उस पर फीडबैक आएगा और उतना अच्छा लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे और फर्दर आपको अप्रिशिएट कर सकेंगे। तभी बन सकते हैं कि आपकी फाइंड की हुई चीज जो है वो इस तरह रिपोर्ट की जाए कि उस सबकी समझ में आए। कोई ये नहीं कि उड़ते हैं तो इसके साथ तो डिक्शनरी भी रखनी पड़ेगी, तो कोई और आर्टिकल या और कोई रिसर्च पेपर या रिसर्च रिपोर्ट देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस तरह की वर्डिंग नहीं इस्तेमाल करनी, इजी वर्डिंग इस्तेमाल करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। होप सो कि आपको समझ आया होगा कि हम एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग किस तरह कर सकते हैं। रिसर्च में इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने कुछ अच्छा फाइंड किया है तो हम उसको अच्छे वे में कन्वे कैसे करें। तो हमारे पास एक वे होता है कि हम उसको ब्लैक एंड वाइट पेपर पर लिख कर और शेयर करें, और वो जो भी पढ़े, जो भी उस आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हो उसको समझ भी आए। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। और हम विदन प्रूफ ही बात करते हैं। हम कहीं पर अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देते। अगर हम पर्सनल ओपिनियन देंगे तो वो हमारी रिपोर्ट की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।